हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक मिश्रा आप सभी को स्वागत करता हूं द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की एनसीईआरटी की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने सबसे पहले ज्योग्राफी को लिया है। तो ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए टाइम को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। आज देखना है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में। आपने इसमें से कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। अभी हम थोड़ी देर में इन चित्रों को मैं दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप बनते हैं। पहले आप स्थल रूप देख लीजिए। जैसे हम जिस भी इलाके में रहे, तो ये तो हम जानते होंगे कि पृथ्वी की जो भाग है वो सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं पे कुछ धंसा हुआ है, तो कहीं पे कुछ उठा हुआ है, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। तो इन सब जो उठे भाग स्थल रूप जो है, जो ऊबड़ खाबड़ वाले जो स्थान है, सभी को एक प्रकार की नाम दिया गया हुआ है। जैसे जो समतल भाग है, समतल भाग किस चीज़ से निर्माण होता है? जिस जनरली नदियाँ से निर्माण होते हैं, उसे हम लोग मैदान कहते हैं। वो एरिया क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। जो सबसे ऊंचे हो, जो लगभग 600 मीटर से ऊंचा हो, और उनका जो शिखर हो वो क्या हो? त्रिकोण आकार का हो, शंकुकार का हो, या उसका ढलान तीव्र हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग पर्वत कहेंगे। ठीक। अब यहाँ पे हम पठार देखते हैं। पठार किसे कहेंगे? पठार वो भाग होता है जो ऊंचा तो हो, पर उसका जो शिखर है वो त्रिकोण ना होकर के सपाट होता है, एक मेज के प्रकार के। इसका हाइट का कोई पैमाना नहीं है कि ये इस हाइट का होना चाहिए। ये क्या होता है? बस कितना भी ऊंचा हो, उसका सरफेस जो है वो क्या होना चाहिए? सपाट होना चाहिए। पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला हमने कल भी बताया था। क्या? बहुत सारे पर्वतों का ग्रुप जो होता है वो सब मिलकर के क्या बनाता है? पर्वत श्रृंखला बनाता है। पहाड़ी। पहाड़ी के बारे में यहाँ भी दिए हुआ है। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर के कुछ ऊंचे, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया ये। तो अभी हमने बताया कि पर्वत किसे कहेंगे? 600 मीटर से अधिक हो, और वो क्या, उसका ढाल जो तीव्र हो। और 600 मीटर से छोटा होगा तो क्या कहेंगे? पर्वत का ही छोटा रूप पहाड़ी है, और पहाड़ी का बड़ा रूप पर्वत है। दो पर्वतों के बीच एक छोटे स्थान होता है जो उतना ऊंचा नहीं होता है। वहाँ पे डाउन जो एरिया होता है उसे हम लोग घाटी कहते हैं। उसके बाद नदी। अब सहायक नदी दिए हुआ है। क्या? मेन नदी में आकर के कोई नदी अपना जो जल है वो विसर्जित कर दे तो वो क्या हो जाएगा? वो सहायक नदी हो जाएगा। वितरिका क्या है? नदी द्वारा जमा करके लाए गए गाद को जब वो अपने मुहाने पे जमा कर देता है, तो उसे हम लोग वितरिका बोलते हैं। जैसे आप छोटा छोटा देख रहे होंगे यहाँ पे। और नदी मुहाना तो ये इजी है। जब कोई भी नदी अपना जल जो है समुद्र में विसर्जित कर रहा हो, तो उस जो एरिया होता है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। और डेल्टा। डेल्टा कहते हैं जब नदी द्वारा क्या किया जाता है? गाद ला करके मुहाने पे जमा कर दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? नदी उसके साइड साइड से बहने लगती है। वो जो निर्माण होता है पूरा एरिया, उसे हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। दो चीज और है, जैसे द्वीप। द्वीप क्या है? द्वीप वह छोटा सा स्थलखंड जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, यानी जल में हो, उसको क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। और यहाँ जल संधि है। जल संधि किसे कहेंगे? जल संधि दो जल को मिलाने वाली। जैसे जल संधि देख रहे होंगे, ये वाला इलाका है, तो इधर के समुद्र और उधर समुद्र, ये दोनों को मिलाने वाला, या नहीं तो दो स्थल खंडों को अलग करने वाला। जैसे देख रहे हैं, ये द्वीप वाला पार्ट है और इधर दूसरा कोई लैंड है, ये दोनों को अलग कर रहा है, तो भी हम बोलेंगे क्या? जल संधि बोलेंगे, क्योंकि ये दो जल को मिला भी रहा है। तो आप इससे दिमाग में रखेंगे। जितने भी स्थल रूप है, इसे हमने आपको समझाया। अब हम ये समझते हैं कि इनका निर्माण होता कैसे है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रहा है।
जिससे हम लोग मैदान पे रहते हैं उसमें गति तो होता है, लेकिन ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ बहुत धीमे गति से होता है। यानी कि ये कई सालों में कुछ मिलीमीटर ही घसक पाते हैं, जिससे इसकी गति की हमें अनुभूति ही नहीं होती है। लेकिन ये एक प्रक्रिया है, क्योंकि धीरे धीरे होता है। तो पर्वत का निर्माण या जो चीज़ हम देख रहे हैं अपने आसपास, उसके निर्माण होने में काफ़ी समय लगता है। और ये नहीं है कि 1-2 दिन में हो जाए, बहुत टाइम लगता है, हजारों लाखों वर्ष तक लग जाते हैं। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। जैसे कि बताया कि पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेट है। वो प्लेट एक गति करते रहते हैं। जब गति करने के कारण क्या होता है, कभी कभी टकराने के कारण या अलग होने के कारण क्या होता है, कुछ जो भूमि जो है वो या तो ऊपर उठ जाएगा या नीचे धंस जाएगा। तो इस अगर नीचे धंस जाएगा तो घाटी का निर्माण हो जाएगा, और ऊपर उठ जाएगा तो पर्वत, पठार या पहाड़ी का निर्माण हो जाएगा। तो एक तो ये प्रक्रिया होगा। एक और प्रक्रिया होता है जिसे बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। ये स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। ये बाह्य प्रक्रिया है। ठीक, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पहले तो हमने जो पढ़ा वो देखते हैं क्या, कि किसी भी चीज़ के निर्माण की 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन है? एक है आंतरिक प्रक्रिया, और दूसरा क्या है, बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर के प्लेट जो होते हैं उनके कारण होता है, और बाह्य प्रक्रिया क्या होता है, अपरदन और निक्षेपण के कारण होता है। अपरदन और निक्षेपण के कारण होता है। तो अपरदन और निक्षेपण क्या है, ये पृथ्वी के ऊपर जो हम देख भी पाते हैं, लेकिन इसका भी समय बहुत अधिक लगता है। आप एक बात याद रखिएगा, ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ जल्दी नहीं होता है, ये कई लाखों वर्ष में होता है। तो ये आप माइंड में रख के चलिएगा कि ज्योग्राफी का कोई भी चीज़ लाखों वर्ष में ही जाके संपन्न होता है। या कोई पर्वत का निर्माण हो, या कोई पठारी का निर्माण हो, या कोई पठार का निर्माण हो, या मैदान का निर्माण हो। अब ये चीज़ देखिए कि अपरदन और निक्षेपण क्या क्या होता है। अपरदन होता है, कोई पहाड़ी है वो 3 चीज़ के कारण, हवा के कारण, द्रव्य के कारण, या पानी के कारण, या बर्फ के कारण, ये 3 चीज़ों के कारण ये जो पहाड़ी है ये टूट करके क्या होता है, अलग छोटे छोटे टुकड़े में बन जाता है। इसे हम लोग अपरदन कहते हैं। और निक्षेपण जस्ट इसके उल्टा होता है, कि हवा, द्रव्य और बर्फ के कारण ये क्या हो, कहीं जमा हो करके एक अपना ग्रुप बना ले और संघनित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग निक्षेपण कहेंगे। तो 2 प्रक्रिया है, ये दोनों याद रखेंगे। जैसे देखिए, पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया द्वारा सतह नीचे हो जाती है, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पर्वत के बारे में बात करते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। जैसे मैंने बताया कि पर्वत जब भी आप देखेंगे लगभग आपको इस प्रकार से मिलेगा। ठीक, एक शंक्वाकार का ही होता है, जिसमें ऊपरी भाग जो होता है बहुत छोटा होता है, और नीचे का जो आधार होता है वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएंगी। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम लोग पर्वत पर चढ़े, ऊंचाई के साथ ऊपर बढ़े, तो 2-3 चीज़ों में कमी आती है। पहला कमी आता है हवा की प्रेशर में, एयर प्रेशर में कमी आता है। पहला है एयर प्रेशर में कमी आता है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन में कमी आता है। तीसरा क्या, जलवाष्प में कमी आता है। तो ये आप याद रखेंगे। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है, जैसे हिमालय है। ठीक, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जहाँ समुद्र के भीतर है, जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, जैसे हम लोग समझते हैं कि पर्वत जो होता है वो भूमि से ही ऊंचा होता है, नहीं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे समुद्र की जो तल है
वो वहाँ से भी अगर ऊंचा कोई है तो वो भी पर्वत ही होता है, लेकिन वो बहुत ऊंचा नहीं हो पाता है क्योंकि वो जल के अंदर ढका रहता है। तो वो, लेकिन वो भी क्या है, वो भी पर्वत ही है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वतीय इलाका में ये बहुत मेनली कॉमन प्रॉब्लम है। पहला, वहाँ का जलवायु बहुत मतलब अनुकूल नहीं है वहाँ पे किसी को वास करने के लिए। और दूसरी, वहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं है कृषि करने के लिए। तो ये दो चीज़ों के कारण वहाँ पे जो जनसंख्या का घनत्व होगा वो बेहद कम होगा। तो इसे आप याद रखेंगे। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहते हैं। जैसे मैंने बताया था किस प्रकार से हम लोग पर्वत को पर्वत श्रृंखला बोलेंगे। जैसे 3 प्रमुख पर्वतों का नाम दिया है, जैसे हिमालय। हिमालय कहाँ है? एशिया में। आल्प्स है यूरोप में, तथा एंडीज। एंडीज सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, जो हमने पिछले वीडियो में ही बताया था। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक चीज़ और आप जानिएगा, जैसे हमने बताया था कि समुद्र के अंदर भी पर्वत हो सकता है। तो समुद्र का अंदर एक पर्वत है जो है मौनकी पर्वत, जो हवाई द्वीप है। वही प्रशांत महासागर में स्थित जो हवाई द्वीप है वही मौनकी पर्वत है, जो कितना उसका ऊंचाई है? 10,205 मीटर है, जो एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वलित पर्वत, और दूसरा है भ्रंशोत्थ पर्वत, जिसे हम लोग ब्लॉक माउंटेन भी पढ़ते हैं। तो आप दोनों ही याद रखेंगे, भ्रंशोत्थ पर्वत, या इसे हम लोग ब्लॉक पर्वत भी बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। और तीसरा है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत। अब इनका निर्माण कैसे होता है? फ्रेंड्स, जो पर्वत का निर्माण होता है वो आंतरिक प्रक्रिया से ही होता है, और बाह्य प्रक्रिया से भी होता है। आंतरिक प्रक्रिया से जो होता है, जैसे वलित पर्वत का निर्माण कैसे होगा? जब 2 प्लेट क्या होगा, आपस में एक दूसरे के पास आएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो निर्माण होगा वो वलित पर्वत का निर्माण होगा। ब्लॉक पर्वत, जब प्लेट जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगा, तो क्या होगा, उस एरिया का पार्ट्स धस जाएगा और उसके जो प्लेट वाला पार्ट्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा, उठा हुआ हो जाएगा। तो वो क्या होगा, भ्रंशोत्थ पर्वत का। और ज्वालामुखी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जहाँ पे ज्वालामुखी आएगा उसी को हम लोग ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जिस पर्वत का निर्माण होगा उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। वहीं पे दिया देखिए, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। आप इसे भी याद रखना पड़ेगा कि वलित पर्वत का एग्जाम्पल कौन कौन है। वलित पर्वत कौन कौन है? पहला है हिमालय, और दूसरा है आल्प्स। आल्प्स कहाँ है? आल्प्स यूरोप में है, जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुराना वलित पर्वत श्रृंखला है। आप इसे भी याद रखिएगा, जो भारत का अरावली पर्वत है वो क्या है, विश्व का सबसे पुराना कैसा पर्वत है? वलित पर्वत। वलित पर्वत ऐसे होता है फोल्डेन टाइप में, ठीक। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस जाती है। हमने बताया जैसे लाखों वर्ष के बाद ये धीरे धीरे कमजोर होती है और घिस जाती है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस की यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इसकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है, बहुत पुराने हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब क्या होता है, भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हस्ट कहते हैं, नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका या भ्रंश कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे क्या होता है, प्लेट जो होता है इधर उधर होने के कारण यहाँ जो ऊंचा भाग है उसे क्या कहेंगे, उस पर्वत का उत्खंड भ्रंश कहेंगे, और नीचे वाला धंसा हुआ है उसे द्रोणिका भ्रंश कहेंगे। यूरोप की राइन घाटी तथा वोस्जेन पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र का उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उसकी स्थिति यह हम आपको बाद में बताएंगे। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, यही आप याद रखिएगा, 2 पर्वतों का नाम, एक माउंट किलिमंजारो
तथा जापान का फ्यूजियामा। ये 2 ऐसे पर्वत हैं जिसका निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं। बहुत सी नदियाँ का स्रोत जो है वो क्या है, वो पर्वत पे जो हिमानी स्थित है उसी कारण है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी नदी है वो कहाँ से, यानी कि पहाड़ से उतर के मैदानी इलाका में आएगा, तो उसका 2 उपयोग होता है। एक तो भूमि सिंचित करने में, दूसरा होता है उस पर डैम बना करके उससे विद्युत बनाने में। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतुएं पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त होते हैं। वो पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। जो टूरिस्ट होते हैं उनको बहुत मनमोहक लगता है पर्वत देखना, तो वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी बन जाता है। और कितने प्रकार के खेल भी होते हैं जो पर्वत इलाका में खेला जाता है। जैसे कुछ प्रमुख खेलों का नाम है पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग, जो प्रमुख जो खेल है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत है और ये ज्वालामुखी है, जिसका आप अगर कुछ देखें तो ये क्या है, ये मैग्मा चेंबर है। ज्वालामुखी होता क्या है, मैग्मा चेंबर से जो मैग्मा है वो सतह पे आ जाता है, वही है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी ऊपर आ गया है, देखिए। तो ज्वालामुखी का जो ऊपर जो आता है उसमें कुछ जो बहुत गर्म होता है, तेज होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे लावा बोलते हैं। और ज्वालामुखी उद्गार जब होता है उसमें राख, भाप और गैस जो होता है उससे निकलते रहते हैं। और ये ऊपर वाले भाग जो है उसको क्रेटर बोलते हैं, और इस शंक्वाकार का ये भी होता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं पठार के तरफ। पठार क्या है, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। जैसा कि हमने बताया कि आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ हो, लेकिन ये क्या हो, एक मेज के समान हो। इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसकी ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजारों मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। कौन सा पठार, ये याद रखिएगा कि भारत में कौन सा पठार, दक्कन का पठार। और पर्वत में, वलित पर्वत में कौन सा पर्वत है जो सबसे पुराना है, तो अरावली पर्वत जो है वो क्या है, भारत में सबसे पुराना वलित पर्वत है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। कुछ उदाहरण है, ठीक। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक ऊंचा है। तो आप यहाँ से एक और फैक्ट याद रखेंगे कि सबसे ऊंचा पठार कौन है, तिब्बत का पठार, ठीक। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिएगा। इससे आप बहुत चीज़ गेस कर सकते हैं। होता है ना, कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो गेस करने की ज़रूरत होती है, जैसे बिहार हो या अन्य देश हो। पठार में एक चीज़ आप जाने हैं कि क्या होता है पठार में। पठार में जो खनिज का है उसका भंडारण जो होता है अधिक होता है, वहाँ से खनन करके खनिज अधिक निकाला जा सकता है। जैसे आप इंडिया ही देखेंगे, जैसे ये रफली मैप है, आप इसे अति से नहीं लिखेंगे, जैसे आप उतना अच्छा तो नहीं बना, जैसे आप इंडिया ही देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे झारखंड के आसपास छोटा नागपुर का पठार है। तो ये जो पठारी इलाका है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खनन ज़्यादा होगा। क्या होगा, खनन ज़्यादा होगा। तो खनन ज़्यादा होगा तो जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो कहाँ पे लगेगा, वो इसी वाले इलाका में लगेगा, यहीं से उत्पादन होगा। तो डेवलप एरिया कौन होगा, वो डेवलप एरिया होगा। तो ये आप छोटा छोटा फैक्ट्स याद रखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि लोहा का उत्पादन कहाँ होता है, लोहा का कहाँ होता है, कोयला, मैग्नीज, तो आप जो मैदानी वाले भाग है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये सब क्या है, ये मैदानी वाले भाग है।
तो यहाँ पे इसका जो उत्पादन होगा बहुत ना के बराबर होगा। और दूसरा, यहाँ पे उत्पादन इस सबका अधिक होगा। जैसे देखिए, भारत में छोटा नागपुर का पठार स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इसी प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है। अच्छा, जलप्रपात के बारे में आपको कुछ जानना है। क्या जानना है? जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात होता है कि अगर कोई पठारी इलाका है, उस पे से कोई नदी बहती हुई आती है और अचानक नीचे की ओर गिरजती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। उसी को हम लोग जलप्रपात बोलते हैं। जैसे दो जलप्रपात यहाँ पे फेमस है, आप याद रखेंगे। जैसे छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी जो है वो हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन जलप्रपात? हुंड्रू जलप्रपात। जबकि कर्नाटक में जो है जोग जलप्रपात है। कौन जलप्रपात है? जोग जलप्रपात है। उसकी नेक्स्ट देखें तो लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है। लावा पठार में, लावा पठार मतलब जो ज्वालामुखी से जो पठार का निर्माण होता है, उसमें उसमें क्या होता है? ज्वालामुखी से मैग्मा बाहर निकलता है, तो लावा जब ठंडा होता है तो वो उसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तो उससे किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है जो उपजाऊ होता है, खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि वो जो है स्थल है वो पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करता है। अब मैदान के बारे में देखते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगिक हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। नदियाँ पर्वतों की ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर हो गया, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपण से मैदान का निर्माण होता है। आपको थोड़ी देर पहले हम लोग बताए थे कि अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। अपर्दन यानी किसी चीज को तोड़ना और निक्षेपण माने टूटी हुई चीज को जोड़ना। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होता है। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना बहुत आसान होता है, इसीलिए मैदान विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग होता है। जैसे हमने बताया कि जो पहाड़ी इलाका है वहाँ क्या होगा? वहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम होगा, क्योंकि वहाँ का जलवायु जो है वो क्या है? बहुत कठोर जलवायु है। वहाँ पे निवास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, वहाँ जल की भी कमी होती है और खेती जो है उपजाऊ नहीं हो पाती, खेती वहाँ संभव ही नहीं है। लेकिन वही मैदानी भाग में क्या होता है? परिवहन के निर्माण, सपाट होने के कारण परिवहन के निर्माण करने में भी साधन होता है कि उस पर चल सके, रोड का निर्माण करने में। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे खेती भी अधिक हो सकता है। और तीसरा चीज़, यहाँ पे घर भी आसानी से बनाया जा सकता है। तो इसीलिए जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो मैदानी भाग में ज़्यादा होता है। कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में कौन सा मैदान है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो बहुत बड़े इलाके को कवर करता है। और कुछ जो है इसमें भी है, कौन? सिंधु नदी के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया जाता है वो भी है। लेकिन उससे भारत में ज़्यादा मैदान का निर्माण नहीं हो पाता, अधिकतर उससे मैदान का निर्माण पाकिस्तान में होता है। चीन में यांगत्से नदी पर इसका जो है प्रमुख मैदान है। और इस नदी के किनारे जो है चीन की जनसंख्या जो क्या है? बहुत अधिक है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मैदानों के बनने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। भारत में गंगा का मैदान देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। जैसे स्थल रूप के हिसाब से ही लोग अपने चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर कोई मैदानी इलाका में, जैसे पर्वतीय क्षेत्र का जीवन कठिन होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र में अगर कोई वास करना चाहे तो उसका जीवन बहुत कठिन होगा। लेकिन मैदानी क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में क्या होता है? सरल होता है। मैदानों में फसल उगाना, घर बनाना, सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक आसान होता है। किस क्षेत्र में बनाना? मैदानी भाग में। घर बनाना हो समतल भूमि, वहाँ पे घर बना दिए। सड़क बनाना हो समतल भूमि या सड़क बना दिए। पर्वतीय क्षेत्र में क्या है? ऊबड़ खाबड़ है, बनेगा ही नहीं जल्दी।
अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन का तरीका कुछ अंतर होता है। क्या आप उसमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इस आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इससे आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। जैसे यही देखें कि जो समुद्र के तट के किनारे के लोग हैं वो किस चीज़ से परेशानी रहते हैं, वो सुनामी से, क्योंकि वहाँ पे सुनामी अधिक मात्रा में आता है। लेकिन अगर कोई मैदानी इलाका में रहता है तो वहाँ पे क्या हो ज़्यादा आता है, वहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आता है। और जो पर्वतीय क्षेत्र में रहता है वहाँ पे क्या ज़्यादा, भूकंप ज़्यादा। भूकंप ज़्यादा और भूकंप के कारण क्या होता है, भूस्खलन भी होता है, जो उनके लिए प्राकृतिक आपदाओं के रूप में बहुत चैलेंजिंग होता है। तो अलग अलग क्षेत्र में क्या होता है, प्रमुख अलग अलग अंतर भी है। और रहने में, रहन सहन में भी अधिक अंतर है, क्योंकि अगर जो पर्वतीय इलाका में रहेगा उसका जीवन काफ़ी अलग होगा, मैदानी इलाका में रहेगा उसका खान पान और रहन सहन में अंतर होगा। ये आप जानिए। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। इसी प्रकार से हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर डाली या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि हम लोग जो कूड़ा करकट कहीं भी फेंक देते हैं, उसे नहीं फेंकना चाहिए, उसे एक जगह एकत्रित करके कूड़ादान में ही रखना चाहिए। और उसे सरकार के द्वारा जैसे ले जाया जाता है तो उसे उपजाऊ भूमि पर नहीं रखना चाहिए, जो बंजर भूमि हो उसका उपयोग करना चाहिए उसे डालने के लिए। और दूसरी चीज़, जहाँ हम लोग बस्ती बनाते हैं, गांव का निर्माण करते हैं, वो ये देख करके करें कि वहाँ जो उपजाऊ भूमि ना हो। उपजाऊ भूमि, अगर उपजाऊ भूमि पर करेंगे तो क्या होगा, हमें जो कृषि करने के बाद जो हमें फसल मिलती है उसकी मात्रा घट जाएगी, इसीलिए वहाँ पे नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ चित्र है, कुछ चित्र देख करके आपको उनके बारे में रहन सहन का आइडिया लगाना है। जैसे मरुस्थलीय भाग में क्या है, ऊँट पाया जाता है, ऊँट का सवारी होता है, एक से जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप देखें नदी, तालाब या समुद्री इलाका में, तो वहाँ नाव का उपयोग किया जाता है और ये गेम भी होता है इस टाइप से। और तीसरा समुद्र वाले इलाका है, या ये झोपड़ी आप देख रहे होंगे छोटा छोटा, इन पे आपको कुछ कहानियाँ लिखना है। जैसे पर्वतीय इलाका है तो इसमें कितना कठिन होता है घर बनाना, रहना, और कितना अधिक, मतलब कितना दूर दूर पे घर है, जनसंख्या घनत्व कितना कम है, ये सब आइडिया लगाना है। ये कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, पर्वत एवं पठार में अंतर क्या है हमने बताया। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है, मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों, पर्वतों में जनसंख्या कम होता है, क्यों कम होता है, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। पर्वत पठारों से किस चीज़ में भिन्न होते हैं, ऊंचाई में, ढाल में, अभिमुखता में। इसका आपको आंसर देना है। तो अभिमुखता में ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें ये अंतर होता है। ठीक, ऊंचाई में कोई अंतर नहीं होता है, ढाल में भी नहीं अंतर होता है, लेकिन इसमें होता है, क्योंकि पर्वत जो होता है उसका त्रिकोण होता है, ऊपर का भाग बहुत पतला होता है, नीचे के भाग बहुत छोटा होता है। लेकिन पठार जो है वो क्या होता है, ऊपरी भाग जो होता है वो सपाट होता है। हिमानी पर्वत पाई जाती है कहाँ, हिमानी जो है कहाँ पाई जाती है, पर्वतों में। हिमानी वो हुआ जहाँ जल जमाव हो, जल जमाव कहाँ होगा, पर्वत पे होगा। दक्कन पठार कहाँ स्थित है, भारत में। यांगत्से नदी कहाँ बहती है, चीन में। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, जो हमने बताया। और जैसे इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना भी है। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आल्प्स इस पर्वत का उदाहरण हमने बताया, वलित पर्वत का उदाहरण है। क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता अधिक होती है। पठारी क्षेत्रों में पर्वतों का एक क्रम है, क्या क्रम है, पर्वत श्रृंखला, श्रृंखला बोले या पर्वत श्रृंखला बोले। क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं, कौन सा क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसे पूरा देखें, अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।